Assalamu alaikum dear students, welcome you all in today's video lecture. This would be the last lecture of this series Nomadic Empires. Today we are going to discuss about the administration that was organized by later Mongols, especially the successors of Kublai Khan. In this topic we will try to understand how cities were destroyed and what was done with the cultivators, peasants, artisans and rest of the people. तो चले जाने की कोशिश करते हैं आज के इस टॉपिक में। हम आज के इस वीडियो में किस तरह से मंगोल्स डिस्ट्रॉय करते थे सिटीज़ को और फिर लेटर पीरियड में कैसे पीस मंगोलिका यानी पीस विथ मंगोल्स ये नोशन कॉमन किया गया और पूरी एम्पायर में पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी थी यानी 1200 से लेकर 1250 तक के पीरियड, चंगेज़ खान और उसके जो बेटे थे सन्स, उनका पीरियड था। उसमें सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, एग्रीकल्चरल लैंड्स को तबाह कर दिया गया, ट्रेड ख़त्म हुआ और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे या कुछ, इन सब को डिस्ट्रॉय किया गया। क्योंकि जहाँ से भी मंगोल आर्मी गुजरती थी वहाँ के लोगों के साथ साथ उनकी जो इकॉनमी थी, उनके जो घर थे या उनके लैंड्स थे, उनको पूरी तरह से बर्बाद किया गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। सो देयर वॉज नो डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर, चाहे वो इलीट थे या गरीब, जिनको हम कहते हैं पुअर पीपल, वो थे, सब के सब उन सब लोगों ने फेस किया मंगोल डिस्ट्रक्शन को। तो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर लैंड जो खुरासान की थी, सेंट्रल एशिया की थी, उनको डेजर्ट्स में कन्वर्ट किया गया। कहीं कहीं पे तो एग्रीकल्चर लैंड्स को इन्होंने पास्चर्स बना दिया, यानी वो लैंड्स अनकल्टिवेटेड रह गई और उनमें घास अपने आप उगी, क्योंकि ये खुद भी पेस्टोरलिस्ट थे और इनका जो गुजर बसर था वो मोस्टली उसी पे होता था। क्योंकि मंगोल्स ने एक्सेप्ट कुबलाई खान, मंगोल्स ने कभी कोशिश नहीं की कि बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाए या किसी तरह से सेटलर लाइफ जिए, बल्कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, एनेक्स किया, वहाँ वहाँ पे वो टेंट्स में ही रहे। तो जो गोल्डन हॉर्ड है यानी रशियन एम्पायर, जो रशियन पार्ट था मंगोल एम्पायर का, वहाँ पे भी टेंट्स थे। मंगोलिया में जो एम्पायर थी, एम्पायर था, वहाँ पे भी टेंट्स ही थे। चंगेज़ खान जहाँ जहाँ रहता था वहाँ पे भी टेंट्स ही थे। तो पता चलता है इन्होंने कभी सेटलर लाइफ नहीं जी, एक्सेप्ट कुबलाई खान, जिसने चाइना पे जब रूल किया तो वहाँ पे अपनी एक बहुत खूबसूरत सिटी भी बनाई जो बाद में बीजिंग के नाम से जानी गई और आज चाइना की वो कैपिटल सिटी है। तो खैर, यूरोप हो या चाइना, यहाँ पे इन मंगोल्स ने सारी टेरिटरी को एक कर दिया और पूरी एम्पायर में एक ही, हम कहेंगे पूरी एम्पायर में एक ही रूल, एक ही लॉ, एक ही रूलर यहाँ पे नजर आने लगा। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक लेटर पीरियड में यानी 13th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, 1350 से लेकर ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं सेकंड हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, ट्रेड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और ऐसी सिचुएशन के लिए ज़रूरी था पैक्स मंगोलिका यानी पीस विद द मंगोल्स, यानी जो लोग इनको एक्सेप्ट करते थे ओवरलॉर्डशिप या इनको मानते थे, तो उन्होंने पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया और ट्रेड को भी कंटिन्यू किया। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोग अक्सर, मंगोल्स अक्सर जो फूड होता था, फूड आइटम्स, वो बाहर से ही खरीदते थे। इनके घोड़े भी मोस्टली बाहर से ही आते थे, मंगोलिया के भी थे और बाकी जो सेंट्रल एशिया के घोड़े थे, इराकी घोड़े थे, अरबियन घोड़े थे, वो काफ़ी मशहूर थे इनके लिए। तो ये वो चीज़ें खरीदते थे और यहाँ से भी कुछ बेचते थे। तो इसलिए ट्रेड को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली मंगोलिया के दौरान, मंगोलियन जो एम्पायर थी उसमें। तो ट्रैवलर्स को भी पासेस मिले जिनको पाइजा कहते थे पर्शियन में, जबकि उनको मंगोलियन लैंग्वेज में कहते थे गर्ज। तो इसका मतलब ही था जिसके पास होता उसी को अलाउ किया जाता था। और इन ट्रेडर्स को कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता था किसी मंगोल रूलर को जो उनको ये पास देता था, दैट वाज कॉल्ड एज बाज टैक्स। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी मंगोल एम्पायर थी उसमें जितनी भी कल्टिवेबल लैंड थी पहले पहले वो डिस्ट्रॉय की गई, कहीं कहीं पे पॉस्चर्स में भी वो कन्वर्ट की गई, लेकिन बाद में इन्होंने समझ लिया कि कल्टिवेशन या जो एग्रीकल्चरल पार्ट है इकॉनमी का वो कितना इम्पोर्टेंट है इन सब के लिए। तो जानते हैं आगे थोड़ा सा और। तो सबसे पहले मैंने बोला था कुबलाई खान के बारे में, कुबलाई खान हो या फिर और एक था गाजान खान, और मंगोल्स में बल्कि एक ही पर्सन था जिसने इस्लाम कबूल किया, दैट वाज गाजान खान।
तो गाज़ान खान एक प्रोटेक्टर बन गया मुस्लिम्स का, जबकि पहले मुस्लिम्स को इतने किलिंग्स की गई, कहा जाता है 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। लेकिन जब गाज़ान खान मुसलमान बन गया तो वो एक प्रोटेक्टर बन गया इन पीजेंट्स का भी और मुस्लिम्स का भी और सिटीज़ का भी, क्योंकि उसके पीरियड पे, यानी ये वो लेटर मंगोल्स में से है, उसके पीरियड में थोड़ी सी चेंज आने लगी और उस चेंज की वजह से इसीलिए गाज़ान खान काफ़ी मशहूर है। तो बाद में जब गाज़ान खान या कुबलाई खान के पीरियड पे, उस टाइम पे कल्टिवेटर्स को ज़्यादा परेशान नहीं किया गया, उनकी लैंड्स को तबाह नहीं किया गया, उनके फसलों को बर्बाद नहीं किया गया, एक्सेप्ट इन दोज कंडीशंस व्हेन पीपल नॉट एक्सेप्टेड देयर ओवरलॉर्डशिप। जो मानते थे उनके साथ तो पीस था, लेकिन जो नहीं मानते थे डिस्ट्रक्शन उनकी तकदीर थी। तो इस तरह से चंगेज़ खान हो या बाकी मंगोल्स हों, उन्होंने रिक्रूट किए लोकल पीपल। ये मैं पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि जहाँ जहाँ इन्होंने रूल एस्टैब्लिश किया वहाँ वहाँ पे उन्होंने लोकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही अडॉप्ट किया। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, यानी टैक्सेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, वो लोकल ही थे। अगर चाइना में थे तो चाइनीज़ थे, अगर पर्शिया में थे तो पर्शियंस थे, या जहाँ पे भी इन्हें रूल किया वहाँ के लोकल लोगों को इन्हें अपॉइंट किया। तो मगर इनकी ट्रांसफ़र्स अक्सर होती थी। जैसे चाइनीज़ जो सेक्रेटरीज़ थे उनको ईरान में रखा गया, और जो ईरान में सेक्रेटरीज़ अपॉइंट किए गए उनको चाइना भेजा गया। या हम यूँ कहेंगे, चाइना के ऑफिशियल्स को ईरान और ईरान के ऑफिशियल्स को चाइना में अपॉइंट किया, क्योंकि अगर ये लोकल्स को अपने ही एरिया में प्रमोट करते तो इन्हें डर रहता था कभी रिवोल्ट हो सकता है, बगावत हो सकती है और ये हमारे खिलाफ हो सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया लोकल ऑफिशियल्स को अपनी ही लैंड में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या वी कैन से एज एन ऑफिशियल अपॉइंट करने की। अपॉइंट किया गया, फिर उसकी ट्रांसफ़र होती गई। तो इस तरह से जो मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी थी, उसके बीच में, उस दौरान द सेंस ऑफ अ कॉमन पैट्रिमनी शेयर्ड बाय ऑल द ब्रदर्स वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल डायनास्टी सच एज रूलिंग देयर व्हाट यू कैन सेपरेट उलूज एंड टेरिटोरियल डोमिनेंस। ये मैंने पहले भी कहा कि चंगेज़ खान की डेथ के बाद उसकी एम्पायर बट गई, टुकड़ों टुकड़ों में हो गई, 4 टुकड़े हो गई जिनको खानेट्स कहते हैं, और खानेट्स के बाद उनको भी टुकड़े किए गए जिनको उलूस कहा जाता है। उलूस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी जहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो 13th सेंचुरी के बाद ही हुआ, चंगेज़ खान की डेथ के बाद। और भी देखेंगे थोड़ा सा, और गाज़ान खान के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। गाज़ान खान is known in history as the first great Mongol Khan who attempted to introduce administrative reforms in his empire and to rebuild Persia, Iraq and Central Asia after the devastations of the previous century. A man of piety and good sense, he reduced taxation, reformed the revenue system, helped the peasantry, founded the postal system, organized the administration of justice and punished the Mongol bandits who had roamed the countryside since the days of Genghis Khan. The Ilkhan era, which began on March 14, 1302, is recognized as the landmark in the benevolent administration of Persia and Central Asian republics. तो गाज़ान खान का पीरियड काफ़ी मशहूर समझा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पीस के लिए, बल्कि इसने उन लोगों को भी सज़ा दे दी, उन मंगोल्स को भी जिन्होंने प्रीवियस टाइम्स में डिस्ट्रॉय किया था सिटीज़ को या फिर लोगों को मारा था। ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात करेंगे उनके लिए, क्योंकि इसने मुसलमान बनते ही मुसलमानों का फेवर किया। स्कूल्स बनाए, जामिया मस्जिद्स बनाए, कहीं पे रोड्स भी बनाए, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरीज थी वो भी उनको भी एस्टैब्लिश किया, टैक्सेशन पॉलिसी को लो किया, यानी टैक्सेस को कम किया, फ़ारसी यानी पर्शियन एंड अरबिक इसको प्रमोट किया, जियोमेट्री, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर या फ़ारसी लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर, इन सब को बहुत प्रमोट किया। या हम यूँ कहेंगे इस्लामिक लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बिकॉज ही वॉज द ओनली मंगोल हु एक्सेप्टेड इस्लाम एज हिज रिलीजन। तो इसके टाइम पे जो इस्लाम था वो हर उस एरिया में पहुंच गया जहाँ पे गाज़ान खान का रूल था। तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि एक कॉमन फीचर था मंगोल्स में, क्योंकि कहीं पे स्टेबल नहीं था कि कौन बनेगा नेक्स्ट रूलर, कौन बनेगा नेक्स्ट खान, ये कभी डिक्लेयर नहीं था। हालांकि अगर कभी बाप ने डिसाइड भी किया होता था, लेकिन फिर भी भाइयों में अक्सर लड़ाई होती थी, जैसा कि चंगेज़ खान के टाइम पे हो गया। वो चाहता था कि उसका बड़ा बेटा रूलर बने, मेरे बाद गाज़ान खान ये बने, खाकान बने, ग्रेट खान बने, लेकिन बना कोई और। तो इस तरह से जो डिसेंडेंट्स थे तोलाई के
उन्होंने चाइना और ईरान पे रूल किया और युहान और इलखानी डायनास्टीज़ बना दी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इसी तरह से जोची खान जो गोल्डन हॉर्ड यानी रशिया का पार्ट था वहाँ पे उसको मिला। चगताई जिनको स्टीप्स मिले ट्रांसऑक्सिनिया के, जो आज की तुर्किस्तान है। इसके साथ ही जो एक्सपेंशन और फ्रेगमेंटेशन थी मंगोल अम्पायर की, ये इसने ख़त्म कर दिया ट्राइबल सिस्टम को। ट्राइबल सिस्टम मतलब क्या? ट्राइबल्स में एक यूनिटी होती है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी होती है, वो कभी भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से वो स्पिरिट ख़त्म होने लगा, क्योंकि सिटीज़ में आते ही ये सिस्टम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बट गए, बिखर गए, दूर दूर एरियाज़ में चले गए, इस तरह से एक जगह पे नहीं रह पाए। जब ये एक जगह पे नहीं रह पाए, डेफिनेटली इनका जो सिस्टम ऑफ जो यूनिटी होता है, ट्राइबल स्पिरिट होता है, वो भी ख़त्म हो गया। तो इब्न खल्दून ने 14th सेंचुरी का वो हिस्टोरियन भी था, बल्कि जियोग्राफर भी था, एक स्कॉलर भी था, तो थिंकर भी था। वो कहते हैं दैट सिविलाइजेशंस आर बॉर्न इन डेजर्ट्स बट दे डिके इन सिटीज़। ये यहाँ पे पता चलता है, इसी मंगोल एम्पायर की तारीफ करते हुए इसने इस स्टेटमेंट को दिया है कि सिविलाइजेशन जो है वो डेजर्ट्स से स्टार्ट होती है, लेकिन एंड उनका होता है सिटीज़ में। क्यों सिटीज़ में? क्योंकि सिटीज़ में उन जो ट्राइबल स्पिरिट या कोई जो ब्लड रिलेशंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए वो कहता है सिविलाइजेशंस आर बॉर्न इन डेजर्ट्स बट दे डिके इन सिटीज़। तो इस तरह से जो चंगेज़ खान के आइडियल्स थे या उसके लॉज थे या उसके जो भी उसने अपनी कुछ सेइंग्स दी थी, उनको भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं मिली। बल्कि चंगेज़ खान ने एक टाइम पे ये भी कहा था कि मेरे बाद जो भी मंगोल्स आएंगे वो पैसे की लालच में या दौलत की लालच में घरों के अच्छे खाने खाएंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारी सेक्रीफाइसेस को भूल जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो चंगेज़ खान की जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो आज भी मंगोलिया में काफ़ी मशहूर है और ये एक बुक में कन्वर्ट की गई जिसका नाम है यासाई चंगेज़ी। इसका दूसरा नाम भी है तुर्राई चंगेज़ी। मंगोल्स इसको फॉलो करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि उसके टाइम पे था। तो लेटर मंगोल्स ने इस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितना कि पहले देते थे। तो इस तरह से हमने देखा मंगोल एम्पायर की इंसेप्शन कैसे हो गई, स्टार्ट कैसे हो गई, कैसे इसका आहिस्ता आहिस्ता एंड हो गया, और जैसे जैसे मंगोल एम्पायर का एंड होता गया वैसे वैसे मंगोल लाज की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। और साथ ही में जो नए सक्सेसर्स आए मंगोल्स के, उन्होंने पुराने एंसेस्टर्स की बातों को बहुत कम फॉलो किया। हालांकि कुछ चीज़ें कंटिन्यू रही, जैसे दफन करने का सिस्टम जो ट्रेडिशन उनमें था, उसके बाद कब्र का पता नहीं वो कॉमन था, या सेक्रीफाइसेस देना उन एंसेस्टर्स के लिए जो मर चुके हैं, ये तो कंटिन्यू रहा, लेकिन लाज वैसे नहीं रहे जैसे कि थी। हालांकि मंगोलिया में आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि मंगोल्स के टाइम पे थी, चंगेज़ खान के टाइम पे थी। तो कंक्लूजन में हमने देखा आखिर चंगेज़ खान ने किया क्या। कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली उसने 43 लाख लोगों को, या हम सारे मंगोल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 43 लाख लोगों को उन्होंने मारा, जबकि सबसे ग्रेटेस्ट रूलर समझा जाता है चंगेज़ खान फॉर हिज बिल्डिंग एम्पायर। लेकिन मंगोल्स में एक चीज़ सबसे अच्छा था, इन्होंने कभी किसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, सारे रिलीजन्स को इक्वली समझा, चाहे डिस्ट्रॉय करने हो या प्रमोट करने हो, सारे रिलीजन को एक्सेप्ट फ्यू केसेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा गाज़ान खान। लेकिन मोस्ट ऑफ द मंगोल्स ने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हमें इस रिलीजन को सपोर्ट करना चाहिए, उसको नहीं, या उसको करना चाहिए, इसको नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके एम्पायर में सारे लोग रहते थे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या कोई और। तो इनकी पॉलिसी भी एक जैसी ही रही। तो मंगोल्स अगर आज भी देखा जाए तो मंगोल्स के बारे में ये कहा जाता है दुनिया की अभी भी करीबन 5% पॉपुलेशन कहते हैं कि मंगोल्स की ही है, ना कि मंगोलिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1.2 मिलियन लोग चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स हैं। दुनिया में 1.2 मिलियन लोग चंगेज़ खान के ही डिसेंडेंट्स हैं, वो इसी की ब्रीड से है, क्योंकि मैरिजेस उसने बहुत ज़्यादा की। हाँ, एक बात और यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंगोल उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि वो किसी फीमेल के साथ इलीगल रिलेशनशिप रखे। वो पहले मैरिज करते थे और फिर उसको अपने ही घर में रखते थे। ये एक अच्छा फीचर था मंगोलियन सोसाइटी का, और ये आज भी चलता है। इसके साथ ही इस सीरीज़ का जो ये लास्ट वीडियो था ये मैंने कंप्लीट किया है। दूसरी सीरीज़ में फिर मिलते हैं, उसमें हम कुछ और पढ़ेंगे, वो आप तक जल्दी पहुंचाएगी।
जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।